हाँ जी, तो आज मैं लेकर आया हूँ सीए इंटर लॉ की रिवीजन स्ट्रैटेजी। वैसे तो इंटर के लिए है, बट फाइनल वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनल वाले भी चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, अगर आप मतलब थोड़ा सा उनको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले, आप उसको देख सकते हैं अगर आपको अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम की स्ट्रैटेजी चाहिए। उस वीडियो में भी मैंने 3 लेवल की स्ट्रैटेजी बताई थी रिवीजन की। इस वीडियो में भी 3 लेवल की स्ट्रैटेजी है रिवीजन की। 5, 7, 10 रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 रिवीजन सफिशिएंट होती हैं। अगर आपने पहली बार जब पढ़ा था, रेगुलरली पढ़ा था, जब आपने क्लास में पढ़ा था, तो आपने ठीक से पढ़ा था, तो फिर आपके लिए 3 रिवीजन सफिशिएंट है। अच्छे मार्क्स एग्जामिशन लाने के लिए भी सफिशिएंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले आपकी फर्स्ट रिवीजन। आपको अपने पास क्या क्या चीज़ें, जब आप फर्स्ट रिवीजन शुरू करने वाले हो, आपको सबसे पहले अपने पास अपनी रेगुलर बुक, अपने क्लास के नोट्स, अगर आपके जो रिवीजन चार्ट्स हैं वो जिस भी टीचर से आपने क्लास लिया उन्होंने आपके उन क्लास नोट्स में बनवा दिए हैं तो ठीक है। और अगर नहीं है ऐसा तो आप किसी भी टीचर के, बहुत सारे आपको टेलीग्राम पर या बहुत सारे वैसे टीचर्स के आपको रिवीजन चार्ट्स मिल जाएंगे बहुत ईजीली। किसी भी टीचर के ले लीजिए, देखो कोई गलत तो लिखेगा नहीं। किसी भी टीचर के चार्ट जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपको लगे कि हाँ यार ये ठीक है, आप उनको अपने साथ रख लीजिए। तो सबसे पहले आपको अपने साथ क्या रखना है, आपको अपनी क्लास की नोटबुक रखनी है, आपको अपनी बुक रखनी है टीचर की, और आपको अपना ये रिवीजन चार्ट्स रखने हैं। स्टडी मैट इस इन सब्जेक्ट्स में ना, नॉर्मली ऑडिट में या फिर लॉ में स्टडी मैट साथ में रखना मतलब रख सकते हो, बट स्टडी मैट में ना क्वेश्चंस ऑलरेडी कम होते हैं। आपके जो भी प्राइवेट ऑथर की या टीचर की आपने बुक ली है ना, उन्होंने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस दे रखे होंगे। मोस्टली बुक्स में तो सेक्शन के साथ ही दिए होते हैं और सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो मेरे ख्याल से वो बुक ज़्यादा रेलिवेंट है एज़ कम्पेयर टू स्टडी मटेरियल। फिर भी आप रख सकते हो स्टडी मटेरियल को, कोई छोटा मोटा कोई एक आध क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे है या फिर एक आध क्वेश्चन कम ज़्यादा है तो आप उसको मार्क करके रख सकते हो। ठीक है, हाँ जी। देखो, सबसे पहला पॉइंट, कीप क्लास नोट्स अलॉन्ग विद मेन बुक। और हाँ, एक रफ कॉपी रखनी है। रफ कॉपी किस लिए रखनी है अभी आगे पता चलेगा। रफ कॉपी मतलब कुछ पेजेस भी रख लेना, कुछ पेजेस रख लेना मतलब। एंड रीड ऑल सेक्शंस प्रॉपरली अलॉन्ग विद रिवीजन चार्ट्स। जो भी आप सेक्शन उस मेन बुक में से पढ़ो, आपके पास आपके क्लास नोट्स होंगे, क्लास नोट्स में से उन सेक्शन का जो भी समरी चार्ट या कुछ भी बना हुआ है वो पढ़ो, और जो साथ में आपने रिवीजन चार्ट रखा हुआ है उसमें से उसको रीड करो। मतलब कि एक 3 लेवल रीडिंग आपको करनी है फर्स्ट रिवीजन में। सेक्शन को डिटेल में पढ़ना मैंने क्यों बोला, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेक्शन की लैंग्वेज सिमिलर, जो सेक्शन में लिखी हुई है उसके सिमिलर पेपर में लिख के आओ। एज इट इज़ नहीं लिखनी। एज इट इज़ मैं नहीं कह रहा कि आपको उसको रट्टा मारना, नहीं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी सिमिलर लैंग्वेज उस सेक्शन की ज़रूर लिखनी है, और सब सेक्शंस की नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस की तो ज़रूरी लिखनी है। इसलिए जब आप 3 लेवल रिवीजन करोगे, डिटेल में पढ़ना आपको लैंग्वेज याद करने के लिए, और वो नोट से या फिर वो रिवीजन चार्ट से पढ़ना कि आपको रिटेन रहे वो आपके लिए बाद में सेकंड और थर्ड रिवीजन में। आप दोबारा थोड़ी ना 500 किताब की 500 पेजेस की बुक उठा के दोबारा करोगे। ठीक है, तो वो रिवीजन चार्ट्स जो भी 50, 60, 70 पेज के होंगे उनको आपने अपने पास रखना है। अच्छा, इसमें एक सवाल और बच्चों का आता है, या सवाल नहीं भी आता तो मैं बता देता हूँ। आपका जो लॉ का सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, या फिर अदर लॉज, है ना। ये आपका 60 मार्क्स का पोर्शन है, या आपका 40 मार्क्स का पोर्शन है। आपने अपनी क्लासेस में कंपनी लॉ पे बहुत अच्छे से फोकस किया होगा, पर्सनली आपने भी और शायद टीचर ने भी। शुरू की 20-25 क्लासेस आपने कंपनी लॉ करी होगी, और जब तक आप अदर लॉज पर आए होगे ना, आधे से ज़्यादा बच्चे तो क्लासेस मिस करनी शुरू कर दी होंगी, या फ्री हो गया सर अब खत्म करवाओ ना सिलेबस, कितना और कितने दिन हो गए आते हुए, कितनी क्लासेस हो गई। तो इसलिए क्या होता है, क्लासेस के अंदर हम कंपनी लॉ तो अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि नया भी है बिल्कुल, लेकिन अदर लॉज ना हम हमारे थोड़े कच्चे पक्के से रह जाते हैं। और जब हम रिवीजन करने लगते हैं तो हमको ये रहता है कि यार कंपनी लॉ करा हुआ है, फटाफट हो जाएगा रिवाइज, पहले इसको करते हैं। अब वही होता है, रिवाइज करते करते वो हम थक जाते हैं और अदर लॉज फिर रह जाते हैं हमारे। इसलिए जब आप रिवीजन स्टार्ट करो, फर्स्ट रिवीजन, पहले अदर लॉज करो। कंपनी लॉ को बाद में करना, पहले अदर लॉज करना। हाँ, कंपनी लॉ की वेटेज ज़्यादा है, पर उसकी वेटेज इतनी भी कम नहीं है, 40 नंबर तो उसके भी हैं, और वो आपने बिल्कुल ढंग से नहीं किया हुआ। ये कंपनी लॉ 60 नंबर वाला आपने ठीक से किया हुआ है, आपने इसकी क्लासेस ठीक से लगाई हुई हैं।
इसलिए अदर लॉज पहले रिवाइज करना। अदर लॉज 4 एक्ट है, छोटे छोटे से एक्ट हैं यार। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका पूरा नहीं है, तीन ही चैप्टर है शायद। उसके बाद जनरल क्लॉजेस एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट और शायद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, छोटे छोटे से एक्ट्स हैं। कंपनी लॉ तो इतना बड़ा है, पहले वो चारों कंप्लीट करना ढंग से। तो फर्स्ट रिवीजन में आपने ये 4 चीज़ें अपने सामने रखी। आपको हर एक सेक्शन को प्रॉपरली पढ़ना है, उसकी रिवीजन चार्ट से ढंग से पढ़ना है, ताकि आप सेकंड और थर्ड रिवीजन जब करो तो आप रिवीजन चार्ट्स को ही डायरेक्टली इस्तेमाल कर सको, आपको बुक की ज़रूरत ना। और साथ में रखनी है एक रफ कॉपी। रफ कॉपी किस लिए रखनी है? 5th पॉइंट पढ़ो फर्स्ट रिवीजन का। इन योर रफ कॉपी या फिर जो पेजेस आपने रखे हैं, राइट पॉइंट्स दैट कैन बिकम पार्ट ऑफ MCQs लाइक टाइम लिमिट्स ऑफ नोटिस, कोरम एक्सेट्रा। बहुत सारे जब आप कंपनी लॉ पढ़ोगे आपके पास आएगा भाई नोटिस का कितना टाइम है, EGM का नोटिस कितने टाइम में देना है, AGM का नोटिस कितने टाइम में देना है, स्पेशल नोटिस कितने टाइम में देना है, फलानी मीटिंग का कोरम कितना है, AGM के बीच में कितना टाइम लिमिट मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम कितना टाइम लिमिट होना चाहिए। ये सब जो स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं ना, जो आपको, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, जो आपको याद करना है और इनसे MCQs बन सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स को आप अलग से अपने पेजेस पर उतारने लग जाओ साथ साथ। मुश्किल से 3 या 4 पेज भरेंगे। बाद में आपको ये रहता है ना कि यार MCQ में सर क्या पूछ लेगा, कैसे करेंगे, इन्हीं में से पूछेगा यार। आपको बस पता, अब आपका क्या हो जाएगा, एक क्लासिफिकेशन हो जाएगी कि यार ये 4 पेज हैं, ये मुझे लास्ट स्टेप पूरा याद करके देख के जाना है, इनमें से MCQs आएंगे। और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि किस में 30 दिन है, किस में 21 दिन है, किस में 14 दिन है। अब वहाँ लिख लोगे ना, तो एक तो लिखोगे एक बार तो याद ही हो जाएगा, और उसको 2 बार पढ़ लोगे तो पक्का याद हो जाएगा फिर। ठीक है, तो रफ कॉपी इसलिए रखनी है। अच्छा, अब आपने सेक्शन पढ़ा, रिवीजन चार्ट आपके साथ है। मैं एडवाइस हमेशा ये करता हूँ कि रिवीजन चार्ट आप खुद बनाओ। मैं भी अपने रिवीजन चार्ट्स खुद ही बनाता हूँ, बट ऑब्वियसली टाइम नहीं होता तो बंदा किसी टीचर पर रिलाई कर लेता है, और आप रिलाई कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, साथ में जब आप कोई सेक्शन पढ़ रहे हो, आपको अगर किसी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उस सेक्शन को मार्क कर लो। यार ये सेक्शन मुझे समझ नहीं आया, इस सेक्शन में मुझे ये कन्फ्यूजन हो गई, उस कन्फ्यूजन को, उस सेक्शन को मार्क कर लो, उस कन्फ्यूजन को वहाँ लिख लो। और जो भी आपने टीचर से क्लासेस ली हैं या फिर यूट्यूब पर आप, या फिर अपने सीनियर्स से या फिर अपने फ्रेंड से, आप उस प्रॉब्लम को क्लियर करो। उसको वहाँ छोड़ो मत कि यार चल बाद में कर लेंगे, एक बार इस सेक्शन को छोड़ देते हैं, नहीं, उसको मार्क करके प्रॉब्लम क्या आई उसको लिख के और उसको क्लियर कर लो साथ के साथ। वहाँ पर शायद वो जो क्लैरिटी आई ना, वो जो क्वेश्चन का आंसर है वो भी साथ में लिख लो, ताकि बाद में याद रहे कि हाँ इसमें मुझे प्रॉब्लम आई थी, ये प्रॉब्लम आई थी और ये उसका सॉल्यूशन है। क्योंकि अगर पेपर में ऐसा हुआ, आपने तो वो प्रॉब्लम क्लियर नहीं करी, आपने तो सेक्शन छोड़ दिया, और आपको याद तो रहेगा कि मैं छोड़ के गया था, एक तो आपके बैक ऑफ द माइंड पहले ही रहेगा कि यार ये चीज़ मैं छोड़ के चला गया, पेपर में ना आ जाए, और बाई चांस वो पेपर में आ गया और मजे की बात कंपलसरी क्वेश्चन में आ गया, वहाँ कॉन्फिडेंस पूरा का पूरा टूट जाएगा। इसलिए ऐसी गलती मत करना। प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम सबको आती है, तो इग्नोर मत करना, उसको सॉल्व करना। ठीक है। अच्छा, फिर जो भी बुक आपके पास होगी उसमें आप देख रहे होगे कि सेक्शन के साथ में ही उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि ये सेक्शन, मतलब ये क्वेश्चन में कौन कौन से सेक्शन कवर हो रहे हैं, तो आप वो सेक्शन के साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जो भी एग्जाम्पल्स या जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप साथ में क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझो, ध्यान से पढ़ो, और जो आंसर है ना वो मत देखो, एक बार हाथ रख लो उसके ऊपर, उसको आंसर को अपने माइंड में फ्रेम करो कि भाई कौन सा प्रोविजन तो वैसे आपने ये भी पढ़ा है, तो आप उस प्रोविजन को रिवाइज करो। अच्छा भाई इस सेक्शन में ये बातें लिखी हुई, और वो सारी बातें याद करो। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अच्छा इस क्वेश्चन में ये बातें लिखी है, तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से मेरी कंक्लूजन क्या है, वो कंक्लूजन सोचो। फिर जो आपने आंसर फ्रेम करा, हाँ अगर आपको लगता है कि ऐसे आप माइंड में प्रॉपरली नहीं बना पा रहे तो आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिख लो, मतलब रेफरेंस के लिए 2-4 वर्ड लिख लिए, एक आध सेंटेंस लिख लिया, पूरा नहीं, एक आध सेंटेंस लिख लिया, और फिर उसको अपना मैच कर लो आप अपने उस आंसर से। देखो आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर देख के रीड कर लोगे तो आपकी रिटेंशन पावर बहुत कम होगी, आपको याद नहीं आएगा सेक्शन। मुझे पता है वो दिमाग में सोचना सेक्शन को फर्स्ट टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है, बोझ पड़ता है सिर के ऊपर, सिर दुखता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपको पेपर में याद रहे। अगर आप क्वेश्चन के साथ में आंसर पूरा रीड कर लोगे ना देख के बुक में से, तो आपको रिटेन नहीं होगा। इसलिए आंखें बंद करके अपने माइंड में रिवाइज करो, नहीं तो वहाँ लिख लो, बुक को बंद कर दो क्वेश्चन पढ़ के,
जो भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो तो काफ़ी बार बहुत बड़ा सा क्वेश्चन हो जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको शॉर्ट में आप अपनी रफ कॉपी में साइड में लिख लो और फिर बुक बंद करके और फिर अपना आंसर खुद फ्रेम करने की कोशिश करो। क्या होगा, गलत आंसर फ्रेम कर लोगे ना। रिवीजन में गलत आंसर फ्रेम कर भी लिया तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पेपर में जाके गलती कर दी तो फर्क पड़ता है। ठीक है, अच्छा हाँ, तो क्वेश्चन जब आपने पढ़ा, पहली चीज तो आप आंसर को माइंड में फ्रेम करो। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सेक्शन नंबर जो उस क्वेश्चन में यूज हो रहा है उसको उस क्वेश्चन के साथ नंबर अपने हाथ से लिखो। ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर पूरे सेक्शन की लैंग्वेज भी होगी बुक में, लेकिन फिर भी आपको अपने हाथ से सेक्शन नंबर लिखना है। मैं साफ साफ बोल देता हूँ, सेक्शन नंबर याद करना जरूरी है। अगर आपको ये धोखा है कि भाई सेक्शन नंबर मैं याद नहीं करता हूँ, इंटर में तो नहीं ज़रूरत, और बहुत लोग बोल भी देते हैं कि नहीं ज़रूरत, मैं आपको एडवाइस करूँगा करके जाओ, याद हो जाएंगे सेक्शन। सारे नहीं करने, अभी बताऊंगा कौन कौन से करने हैं, मतलब एग्जैक्ट सेक्शन नंबर नहीं, लेकिन आपको अपने हिसाब से बता दूंगा कि कौन कौन से करने हैं। सेक्शन नंबर की इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स की लिस्ट मैं आपको थोड़े दिनों में और प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन सेक्शन नंबर याद ज़रूरी करना, ये आदत डाल लो सेक्शन नंबर याद करने की, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हर क्वेश्चन के आगे, चाहे रिपीटेटिव भी है क्वेश्चन, एक सेक्शन के 4 क्वेश्चन है, आप हर क्वेश्चन के आगे उस सेक्शन को लिखो, उस सेक्शन का नंबर लिखो, आपको याद हो जाएगा 4 बार लिखोगे तो। पेपर में अगर आपके 10 सेक्शन आ रहे हैं, आपने 5 या 6 भी लिख देना, बहुत बड़ी बात। 10 तो किसी को भी नहीं, 10 तो मेरे को भी नहीं याद होंगे, 10 तो लॉ बनाने वाले को भी नहीं याद होंगे। ठीक है, लेकिन सेक्शन नंबर आप 10 में से 5, 6, 7 भी लिख दोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाएगी दूसरे स्टूडेंट से। ठीक है, तो क्या क्या करना है आपको, सबसे पहले एक फुल रीडिंग देनी है, फिर क्वेश्चंस के साथ आपने 2 चीज़ें करनी है, एक तो माइंड में आंसर फ्रेम करना है, रफ कॉपी का यूज़ कर सकते हो, साथ में उसके सेक्शन नंबर हाथ से लिखने हैं। तीसरी चीज़, जो भी ये एमसीक्यू टाइप वाले जो पॉइंट्स हैं उनको आप अलग से रफ पेजेस पे लिख लो। ठीक है, तीसरा पॉइंट। अब आपको जब आपने क्वेश्चंस करे तो आपको एक चीज़ साथ साथ रियलाइज़ होती जाएगी कि यार सेक्शन, ये फलाना सेक्शन है, इसके तो 5-7 क्वेश्चन है, और ये फलाना सेक्शन है, इसके 1-2 क्वेश्चन है, और कोई कोई सेक्शन तो ऐसे है इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, किसकी इंपॉर्टेंस हाई है, किसकी मीडियम है, किसकी लो है, और ये आप मार्क कर लो। क्वेश्चंस, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर में आए हैं उसके हिसाब से सेक्शन के आगे उस सेक्शन की इंपॉर्टेंस मार्क कर लो, कैटेगराइज कर लो। भाई हाई इंपॉर्टेंस है तो ए कैटेगरी, मीडियम है तो बी, लो है तो सी। इसका फायदा सर, भाई पहले क्या होता था ना, आईसीआई क्या करता था, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे ना मोस्टली पेपर उनमें से बना देता था। अब ऐसा नहीं है, अब आईसीआई क्या करता है, जो ये बी और सी कैटेगरी वाले सेक्शंस है ना उनमें से भी क्वेश्चन डाल देता है। आईसीआई को पता है कि भाई बच्चे ना ये ए जिनमें ज़्यादा क्वेश्चन आए होते हैं ना वो पढ़ के आ जाते हैं, बी और सी वाले पढ़ते ही नहीं, तो आईसीआई अब बी और सी वाली कैटेगरीज वाले क्वेश्चन भी देने लगा है पेपर में। तो ये क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एंड में पता रहे कि भाई ये सेक्शन मुझे छोड़ने नहीं है। हाँ, इनकी इंपॉर्टेंस कम है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए ये मेरे हाई इंपॉर्टेंस वाले क्वेश्चन हैं, मेरे लो इंपॉर्टेंस वाले क्वेश्चन हैं, इनमें से पेपर आ सकता है। इनको छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, इनको बस मार्क करके रखने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए मार्क करके अलग अलग रखने के लिए कह रहा हूँ, वो आगे पता चल जाएगा आपको। ठीक है। अच्छा, आपने कैटेगरीज बना ली, अब आपको क्वेश्चंस मार्क करने हैं दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन फर्स्ट रिवीजन। आपने क्वेश्चन पढ़ा, को समझ आ गया, ठीक है, आपको समझ नहीं आया तो अब क्या करो, उस क्वेश्चन को मार्क कर लो कि भाई ये समझ नहीं आया तो मुझे, मैंने आंसर पढ़ लिया, फिर हो सकता है समझ आ गया हो, या फिर मैंने किसी से पूछ लिया मुझे समझ आ गया, लेकिन फिर भी ये डाउटफुल सा है, इसमें मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, दोबारा भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसको मैं ना बाद में देख के जाऊँगा ढंग से। ठीक है, तो आपको अपने क्लास नोट्स, मेन बुक, रफ कॉपी और हाँ मतलब ये 3 चीज़ें मेनली रखनी है। स्टडी मटेरियल आप रख सकते हो। क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, अपने माइंड में सॉल्व करना है, सेक्शन नंबर साथ में लिखना है, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है उस क्वेश्चन को लिखना है, उस क्वेश्चन को मार्क कर देना है, और क्वेश्चंस के बेसिस पर आपको ये देखना है कि कौन सा सेक्शन आपका हाई इंपॉर्टेंस का है, कौन सा मीडियम का, कौन सा लो का, और जो भी आपको लग रहा है एमसीक्यू टाइप पॉइंट्स है उसको आप अलग से पेजेस पे लिख लो। ठीक है, फर्स्ट रिवीजन समझ आ गई। ये आपको अगस्त एंड में और सितंबर या फिर सितंबर बिगिनिंग में करना है। पूरा पूरा दिन लॉ को मत देना। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ 5-7 दिन पूरा दिन लॉ पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ा जाएगा। तो आप अकाउंट्स की रिवीजन और लॉ की रिवीजन साथ साथ कर सकते हो, मतलब 4-5 घंटे लॉ कर ली, 4-5 घंटे अकाउंट्स कर ली, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है, फर्स्ट रिवीजन हो गई। फर्स्ट रिवीजन के बाद आपको क्या क्या पता चल गया, आपने क्या 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 ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया।
आपने सारे सेक्शंस, ऑल सेक्शंस आपने पढ़ लिए एक बार, आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए और आपको ये पता चल गया कि कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं आते। आपको सेक्शंस में ये पता चल गया कौन से सेक्शन आपको आते हैं, कौन से सेक्शन आपको नहीं आते। अब इनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। आपके पास एक चीज़ और क्रिएट हो गई जो MCQs वाले पॉइंट्स थे। अब आपको लास्ट डे ना धक्के नहीं खाने, दिमाग नहीं खराब करना कि भाई मैं क्या करूं, इतने सारे पॉइंट्स हैं, कौन सा पॉइंट पढूं, कितने याद रहेंगे। आपने अपना प्रॉपरली क्लासीफाई करना। अब सेकेंड रिवीजन, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, FM में आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक बार 10, 15, 20 दिन छोड़ के फिर आप दोबारा शुरू उठा सकते हो। लॉ में आप ऐसा नहीं कर सकते, ऑडिट में आप ऐसा नहीं कर सकते, टैक्सेशन में आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको ऑडिट, लॉ और टैक्स को या थ्योरी के सब्जेक्ट को रेगुलरली रिवाइज करना पड़ेगा। रेगुलरली कैसे सर? अगर आपका एक ग्रुप है, अगर आप सिर्फ एक ही ग्रुप देने वाले हो, फर्स्ट ग्रुप देने वाले हो, तो आप डेली के डेली, जब आपकी फर्स्ट रिवीजन हो गई ना, 1-2 दिन छोड़ के उसके बाद डेली रोज 2 घंटे आप लॉ करो। कुछ नहीं करना आपने कोई ऐसा नहीं है कि बारी बारी बुक खोलनी है, आपके पास रिवीजन चार्ट थे, आप कोई भी 2 चैप्टर उठा लो, कोई भी 2 चैप्टर पहले पिछले दिन रात को सोच के सो कि कौन से 2 चैप्टर मैंने रिवाइज करने हैं। आपके पास रिवीजन चार्ट्स हैं, उनको बंद कर लो, अपने हाथ में रखो बस बंद करके, और मन में हो जाओ शुरू। सेक्शन 1 क्या था, सेक्शन 2 क्या था, 3, 4, 5, 6, ऐसे करके पूरा अपने मन में रिवाइज करो। जहां प्रॉब्लम आ रही है रिवीजन चार्ट खोले और रीड कर लिया, अच्छा। जहां रिवीजन चार्ट से समझ नहीं आया वहां आप फिर अपनी मेन बुक खोल लो, ठीक है। देखो पहला मुझे एक चार्ट इन योर हैंड, टेक अ लुक एट द सेक्शन। अगर आपको सेक्शन सीक्वेंस में याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन चार्ट में देखो। अच्छा सेक्शन 1 बंद कर दिया, सोचो क्या था, या सेक्शन की हेडिंग पढ़ ली, अब सोचो क्या था, ठीक है। टेक अ लुक एट द सेक्शन हेडिंग और नंबर, क्लोज योर आइज एंड रिमेंबर व्हाट इज रिटन इन दैट सेक्शन, मार्क एवरीथिंग दैट यू फॉरगेट। जो भी चीजें आप भूल रहे हो ना, उनको मार्क कर लो, बहुत जरूरी है उनको मार्क करना, वो दिमाग से फिर निकल जाएंगे। क्योंकि क्या होगा, आप भूल गए, आपने देख लिया, अच्छा हाँ हाँ ये था, या तो आप उसको दोबारा मन में दोबारा से रिपीट करो, लेकिन रिपीट करने का हो सकता है टाइम ना हो, तो आप उसको मार्क कर लो कि हाँ ये पॉइंट मैं भूल गया, ताकि पेपर के पिछले दिन आप वो पॉइंट्स तो खास करके पढ़ें। दूसरा, अब आपने जो ए कैटेगरी मार्क करी थी, मैंने कहा था ना मैं आपको बताऊंगा कि कैटेगरी मार्क करने की इंपॉर्टेंस क्या है। जो आपने ए कैटेगरी वाले सेक्शंस मार्क किए थे ना, वो आप कोशिश करो उनकी लैंग्वेज को याद करने की। बाकी सेक्शन जो है ना, उनको आप मन में हिंदी में या आपकी जो भी नॉर्मल समझ है, जो जिस भी भाषा में, आप उस भाषा में कर सकते हो। लेकिन जो आपके सेक्शन इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको आप कोशिश करो याद करने की, उन्हीं की लैंग्वेज में याद। मैंने क्रैम वर्ड लिख दिया है, कोई सजेस्ट कम ही करते हैं लोग कि क्रैम करो आप किसी चीज़ को, बट यार लॉ ऑडिट में ना थोड़ा सा ज़रूरी है कि आपकी वो लैंग्वेज मैच करे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा याद करना ज़रूरी है पेपर के पॉइंट पर, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, अब आपने देखो 2 घंटे आपने दिए थे कि भाई ये 2 चैप्टर मैं करूँगा। सबसे पहले रिवीजन चार्ट उठाए, उस चैप्टर के रिवाइज कर लिया मन मन में। उसके बाद जो जो उसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन थे उनको आपने याद कर लिया, लर्न करने की कोशिश करी। तीसरी चीज़, उस चैप्टर के जो जो क्वेश्चन आप फर्स्ट रिवीजन में नहीं कर पाए थे ना, उनको एक बार फिर से देख लो, उनको एक बार फिर से देख लो। और चौथी चीज़, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वो रफ कॉपी या रफ पेजेस में जो पॉइंट्स लिखे थे ना MCQ वाले, वो भी रिवाइज कर लो। तो आपका एक चैप्टर 1 घंटा, सवा घंटा लगेगा उसको रिवाइज करने में, और एक चैप्टर आपका प्रॉपरली रिवाइज हो जाएगा। सारे सेक्शन रिवाइज हो गए, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन रिवाइज हो गए, सारे MCQ वाले पॉइंट रिवाइज हो गए, और सारे आपके मतलब जो सेक्शन इंपॉर्टेंट थे वो आपने याद भी कर लिए। घंटा, सवा घंटा लगेगा। हो सकता है कोई कोई बड़ा चैप्टर हो तो 2-2.5 घंटे भी लग जाए। कोई ऐसे यूं घबराने की जरूरत नहीं कि 2 चैप्टर सर करने ही करने हैं। बड़े चैप्टर्स हैं, उनमें आप 2 घंटे में 1 चैप्टर कर लो, या छोटे छोटे चैप्टर हैं वहाँ आप 2 चैप्टर्स कर लो। क्योंकि आप रोज 2 घंटे दे रहे हो, तो आपका सिलेबस अगले 10-15 दिन में पूरा हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने सितंबर बिगिनिंग तक फर्स्ट रिवीजन कर ली और आप मिड ऑफ सितंबर में भी शुरू करते हो ये सेकंड रिवीजन, रोज के 2 घंटे देना, तो आपके 15 दिन में सितंबर खत्म होने तक आपकी ये रिवीजन पूरी हो जाएगी, ठीक है।
अब जैसे ही आपके वो 15 दिन हो गए, आपकी रिवीजन एक बार सभी चैप्टर्स की रिवाइज हो गई, सभी चैप्टर्स की रिवीजन पूरी हो गई, तो अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आरटीपीज और एमटीपीज को लिख के देखो। जो आरटीपी आया है, जो एमटीपी आया है, उसको अपना एग्जाम समझ के, सब कुछ बंद करके, किताबों को गायब करके अपना उसको प्रॉपरली सॉल्व करो, प्रॉपरली आंसर लिखो। जैसे आपके आंसर्स, जो आपकी स्कैनर होगी, आपके पास जो बुक है जिसमें आंसर्स लिखे हुए हैं, उसके हिसाब से, उसी पैटर्न के हिसाब से। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आंसर कैसे लिखना होता है लॉ में। आपके पास कोई भी क्वेश्चन आया पहले उसका सेक्शन नंबर, जो भी सेक्शन है, और सेक्शन की लैंग्वेज की, सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं, फैक्ट्स ऑफ द केस। और तीसरा एनालिसिस। एनालिसिस कैसे भाई, सेक्शन में ये बात लिखी हुई थी, फैक्ट्स ये हैं, अब दोनों को जब हम एनालाइज करते हैं तो हमने ये हमने ऐसे एनालाइज करा, और फाइनली कंक्लूजन। इनको आप एक भी बना सकते हो, एनालिसिस और कंक्लूजन। बेशक साथ साथ लिख देना, जब आप सेक्शन लिख रहे हो ना तो आप साथ में लिख देना प्रोविजन एप्लीकेबल। जब आप फैक्ट्स लिख रहे हो तो लिख देना है पर फैक्ट्स ऑफ द केस। जब यहाँ लिख रहे हो ना तो लिख देना कंक्लूजन। एग्जामिनर को बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा, एग्जामिनर को ये लगेगा कि हाँ यार, ये बच्चे ने बड़े सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई की है। ऐसे मतलब देखो, जो क्वेश्चन आता हो वो तो ऐसे लिख देना, जो क्वेश्चन ना आता हो उसका पैरा बना के लिख देना। भाई जो क्वेश्चन आता है वो तो एग्जामिनर को पता चल जाए क्या क्या है, सब कुछ उसको पता चल जाए, सब कुछ साफ साफ दिख जाए, ताकि वो पूरे नंबर दे दे। और जो क्वेश्चन ना आता हो उसको, उसमें ना उसको थोड़ा फंसाने की कोशिश करना कि भाई पूरा पैराग्राफ बड़ा सारा लिख दिया, कि बंदा ना थोड़ा सा थक के आधे क्वेश्चन में कह चल यार ठीक है 1 नंबर ले ले, 2 नंबर ले ले। ऐसा हो जाता है, बहुत बार हो जाता है। आरटीपीज और एमटीपीज को पढ़ना बहुत ज़रूरी, पढ़ना नहीं, उनको उनके आंसर्स लिख के देखना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा आपको लिखने की आदत पड़ जाएगी। हाँ, जहां मैंने कहा था इंपॉर्टेंट सेक्शंस को आप क्रैम करो, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको लगता है कि आपके पास थोड़ा सा टाइम और है, तो आप इनको लिख के भी देख सकते हो। लिख के देख लोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये आपकी सेकंड रिवीजन होगी। ये सेकंड रिवीजन आपको चलाए रखना है। आरटीपीज एमटीपीज हो जाने के बाद भी आपको इसको चलाए रखना है 15 अक्टूबर तक। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आपको इसको चलाए रखना है, चाहे 2 बार हो जाए रिवीजन, चाहे आपके टॉपिक्स 2 बार कवर हो जाए, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में बंदा भूल जाता है। अच्छा, अब बारी है थर्ड रिवीजन की। थर्ड रिवीजन आपको करनी कब है? देखो, आपका पेपर 1 नवंबर को है मान लो, तो आप 31 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को, ये 3 दिन तो आप अकाउंट्स करोगे। हो सकता है कोई लोग 4 दिन भी करें, 28 अक्टूबर भी। उससे पहले के 2 दिन 27, 26 और 25 का आधा, डिपेंड्स कि आपका लॉ कैसा है। अगर आपको लगता है कि आपका लॉ का सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, तब तो भाई 2 दिन दे देना या 1.5 दिन भी दे देना। अगर आपको लगता है नहीं यार लॉ अच्छा नहीं है लेकिन कॉस्टिंग बहुत अच्छा है, तो आप इसको 2.5 दिन दे देना। जो ये थर्ड रिवीजन है ये आपको 2-2.5 दिनों में करनी है। इसमें भी आपको क्या करना है, वही चीज़, चार्ट्स उठाओ, बंद करो, मन में रिवाइज करो जो सेकंड रिवीजन में किया था। आप पूरा दिन बैठ के पूरा लॉ के सारे सेक्शन एक दिन में पूरा याद करते हैं, और जो सेक्शंस मार्क्ड ए थे उनको, उनकी लैंग्वेज को आपने क्रैम किया था, उनको मन में रिवाइज करो सेक्शन नंबर के साथ। जब ये आपका पहले दिन हो जाएगा, जैसे पहला पूरा दिन मैं कह रहा हूँ, मुश्किल से 4-5 घंटे लगेंगे इसमें। जब आपने 2-3 बार वो सेक्शन रिवीजन चार्ट से कर लिए होंगे ना, मुश्किल से 4-5 घंटे लगेंगे। बट ठीक है, कोई कोई सेक्शन में प्रॉब्लम आए तो उसको डिटेल में पढ़ लो साथ साथ। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कैटेगरी बी और सी वाले जो सेक्शन थे उनको प्रॉपरली रीड करो। प्रॉपरली रीड करना बहुत बहुत ज़रूरी है उन सेक्शंस को। उनके कोई क्वेश्चन है तो वो भी एक बार देख लो, नहीं है तो उन सेक्शन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि आप छोड़ के चले जाओ कि बी और सी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ए वाले इंपॉर्टेंट है तो वही पढ़ लेते हैं। नहीं, बी और सी को ढंग से पढ़ना है फिर से। अच्छा, 3, रीड क्वेश्चंस दैट यू वर नॉट एबल टू सॉल्व इन सेकंड रिवीजन ऑल्सो। फर्स्ट रिवीजन में मान लो आप 50 क्वेश्चन नहीं समझ पाए,
आपने फिर वो 50 को सेकंड रिवीजन में रिवाइज करा, अब हो गया कि आप 20 क्वेश्चन नहीं समझ पाए, अब इन 20 क्वेश्चंस को फिर से करो। नहीं समझ पाए या नहीं सॉल्व हुआ, जो भी रीजन है, अब इन 20 क्वेश्चंस को फिर से करो। और जो आपने वो रफ कॉपी में पॉइंट्स बनाए थे ना, उनको फिर से रिवाइज कर लो। अब आप एक चीज देखो, थर्ड रिवीजन में आपका 100% सिलेबस हो गया, 100%। सेकेंड रिवीजन में आपका 100% सिलेबस हो गया। फर्स्ट रिवीजन में तो 100% हो ही गया, बट हर रिवीजन का अलग अलग ऑब्जेक्टिव था। फर्स्ट रिवीजन का ऑब्जेक्टिव था पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना। सेकेंड रिवीजन का ऑब्जेक्टिव क्या था? सिस्टमैटिक वे में इंपॉर्टेंट पोर्शन को बहुत अच्छे से करना और बाकी पोर्शन को भी रिवाइज करना, और पेपर में लिखने की प्रिपरेशन करना आरटीपी और एफटीपी से। और तीसरा पॉइंट क्या था? पूरी रिवीजन करना, लेकिन अब की बार फोकस किस पे? जो सेक्शंस को आपने इंपॉर्टेंस कम दी, सेकेंड रिवीजन में आपने जिनको कम इंपॉर्टेंस दी उनको रिवाइज करना, ताकि ए इंपॉर्टेंस वाले तो आपके बहुत अच्छे से ऑलरेडी हो चुके हैं, बी और सी वाले भी बहुत अच्छे से हो जाए और आपकी एक कंप्लीट रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, अब बारी आपकी लास्ट डे रिवीजन की। लास्ट डे रिवीजन में अब आपको पता है कि आपको क्या क्या याद है, अब मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। जब आप ये 3 बार रिवीजन कर लोगे ना, और आप साथ साथ मार्क करते लोगे फिर क्या आता है क्या नहीं आता, कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, क्या उसका सॉल्यूशन है, आपको लास्ट डे पता होगा कि यार मेरे को क्या क्या चीजें देख के जानी। पेपर वाले दिन फिर से कह रहा हूँ, रात को शांति से सोना, सुबह आराम से उठना, किताब को ज़्यादा मत देखना। ये जो एमसीक्यू वाले पॉइंट्स हैं इनको देख के चले, या कोई पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक किसी सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा था, लग रहा था ये तो याद ही करके जाना पड़ेगा, तो उसको देख लेना। बट ज़्यादा उस दिन स्ट्रेस मत लेना। आप फर्स्ट रिवीजन के साथ में जो रिवीजन लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे, बहुत सारे टीचर्स के अवेलेबल हैं, आप उस रिवीजन लेक्चर्स को देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद सेकंड और थर्ड रिवीजन में आप सिर्फ रिवीजन लेक्चर्स पर रिलाय मत करना। एक बार देख लिया आपने, एक बार रिवाइज कर लिया, आप अपने दिमाग पे जोर डालो भाई। पेपर में टीचर आके नहीं बोलेगा, पेपर में आपके दिमाग को चलाना पड़ेगा। तो सेकंड और थर्ड रिवीजन में आपको खुद अपने मन में रिवाइज करना जरूरी है। हाँ, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा, कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप रिवीजन लेक्चर देख लो। लेकिन ये नहीं कि यार हम रिवीजन लेक्चर्स पे रिलाई करते हैं, सिर्फ हम बुक को खोलते ही नहीं। खुद के दिमाग पे जोर डालना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो ये थी रिवीजन स्ट्रैटेजी लॉ की। चैनल अगर आपको पसंद आई तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।